तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर के बारे में और क्वेश्चन भी करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस पेपर का नाम होता है सेक। ठीक है, सबसे पहले सेक का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो SEC सेक, इसका फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। और यह पेपर 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 नंबर आपको इंटरनल एग्जाम ले लिया जाता है और 40 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल में बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं, यानी कि रिटर्न करना होगा, लिखना होगा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव लेते हैं OMR पेपर पे। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो भी हो, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जनरली हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बच्चे फेल कर जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो सब्जेक्टिव में किसी न किसी तरह तो पास हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव करेंगे 40 क्वेश्चन आज, और दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने अपलोड कर दिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सेक का हमने फुल फॉर्म जान लिया, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। और इसमें जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि भारत का संविधान और मानवाधिकार, इसका हिंदी हो गया, रखा है, उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेमेस्टर 3 में। ठीक है, और देखिए जनरली आपका मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो बात किया जाए तो वे ऑब्जेक्टिव ही लेते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में केवल सब्जेक्टिव होता है, बाद बाकी सभी में ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए जो भी हो आपकी यूनिवर्सिटी में, आप पूरी तरह से तैयारी कर लें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो आइए क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा, देखिए हमारे देश में 2 सभा हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो पूछा गया है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो दोस्तों 1951 में शुरू हुआ था, 1952 तक चला था। ठीक है, बी, क्योंकि उस समय EVM नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं था। उस समय जो है बैलेट पेपर से लिख के स्टाम्प मार के उसको मोड़ के डालना होता था, तो चुनाव कराने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था उस समय। ठीक है, उस समय केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, और जो है केवल एक राज्य था जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, वो था केरल। ठीक है, केरल को भारत का राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है, केरल राज्य को, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर हो गया 1952। 1952 में प्रथम बार लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव यानी कि समझ लीजिए MP का चुनाव। ठीक है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो MP को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा MP और एक राज्यसभा के MP। ठीक है, सांसद जिसको बोलते हैं, और इसी के माध्यम से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। 2 नंबर पे क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि इंडिया यानी कि भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया इज क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ है। ठीक है, कंबाइंड ऑफ स्टेट है। तो ऐसा बोला गया है हमारे पहले ही अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 1 में, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, ये चीज़ बोला गया है, भारत को देश नहीं बोला गया है वहाँ पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए 3 नंबर, इसमें पूछा गया है विधि के शासन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो विधि के शासन की अवधारणा जो है यह लिए गए ब्रिटेन के संविधान से। तो आप सभी को मालूम है कि हमारा जो संविधान है वह बहुत सारे देशों से मिला जुला कर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है, इसको बोला गया नहीं, यह मौलिक अधिकार की सूची में नहीं रह सकता। ठीक है, और इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, चलिए बताइएगा। देखिए आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। देखिए एक संविधान संशोधन हुआ था अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। यह इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि इसमें बोल दिया गया कि यह इसको एक छोटा सा संविधान का ही दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि लघु संविधान अनुच्छेद 25 से 28 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये सभी आपके मौलिक अधिकार मॉरल राइट्स के अकॉर्डिंग आता है। आगे देखते हैं, तो पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद, जो राष्ट्रपति का पद होता है, कि प्रत्याशी के लिए
कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपके पास कम से कम कितनी उम्र होनी ही चाहिए? देखिए, आप कम से कम 35 साल के होने ही चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अगर आप प्रधानमंत्री, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो मेरी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष होनी ही चाहिए, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल का कौन भाग नहीं होता है? तो देखिए, राज्य का जो विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट यार, यहाँ पे गलत दे दिया है आंसर इन्होंने। राज्यसभा के मंडल, हाँ, कौन सा मंडल में भाग नहीं लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर दिया है, मैं इसको भी गौर करते जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस पूरे एमए कर रहा हूँ यार, इतना तो मालूम ही है। राज्यसभा के सदस्य लेंगे, लोकसभा एमपी भी भाग लेते हैं, राज्यसभा एमपी भी भाग लेते हैं, और राज्यसभा के राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए, एमपी और एमएलए दोनों भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर है, निम्नलिखित या निम्नांकित में किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। हमारे झारखंड में भी अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 2001 में अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इस पे पूछा गया है कि भारतीय संघ के एक राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब हुआ? तो वही जी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन ए। और किस राज्य से अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। आगे देखते हैं 10 नंबर। तो इसमें पूछा गया है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मारांडी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबूलाल मारांडी। और उस समय बाबूलाल मारांडी जो हैं बीजेपी के नेता के पार्टी थे, के सदस्य थे, और अभी ये हो गए हैं झारखंड विकास मोर्चा के। ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्या आप बोल रहे हैं पार्टी उटी, हटाइए ये सब यार। देखिए, बहुत से लोग जो है तो पॉलिटिक्स से ना मतलब दूर भागते हैं। अच्छा भी है, पॉलिटिक्स से दूरी बना के ही रखिए, लेकिन उतना ही जितना की जरूरत है। 11 नंबर है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे रमेश बैस दिया है या द्रौपदी मुर्मू? यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू दिया है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू चेंज होकर रमेश बैस आ गए हैं। रमेश बैस भी चेंज होके अभी हैं राधा कृष्णन। कौन है? राधा कृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं, जो कि पहले तमिलनाडु के राज्यपाल हुआ करते थे। और पहली जो द्रौपदी मुर्मू थी राज्यपाल, वो अभी राष्ट्रपति बन गई हैं। और द्रौपदी मुर्मू के बाद बने थे जो राज्यपाल रमेश बैस, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। और वर्तमान में कौन है? राधा कृष्णन। आप लोग नोट करते जाइएगा, राधा कृष्णन। ठीक है, आगे देखते हैं, CS राधा कृष्णन लिखाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें बाल मजदूरी के विरुद्ध, यानी कि जो बच्चाओं को खटाएंगे, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बालक को खटाना बाल मजदूरी कहा जाता है। कितने साल? अगर आप 14 साल से कम हैं और काम कर रहे हैं तो वह क्या आएगा? बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप खटाते हैं तो उसके विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के सम्मान में किया गया। ठीक है, किनको दिया गया? तो देखिए, बाल मजदूरी के विरोध में, ठीक है, इन सब का विरोध के लिए जो लड़ाई लड़ी, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखे हैं। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने, कैलाश सत्यार्थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में की जाती है? तो देखिए, भारत के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी शपथ जो है, ये सब सारा कुछ नियुक्ति वगैरह ये मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अभी कौन है? तो चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, CS क्या है नाम है जी,
क्या चंद्रचूड़ है, ठीक है ना, मैं पूरा नाम याद नहीं कर रहा हूँ, क्या चंद्रचूड़ है, इसी तरह से वही अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किनके अनुच्छेद में है? तो कितने अनुच्छेद में है? देखिए ये अनुच्छेद 30 में है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र है, आप सभी को मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसी का एक अंग है मानव अधिकार, जो कि दुनिया के जितने भी कंट्री हैं उन सभी में मानव अधिकारों की रक्षा करता है, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 30 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और प्रतिष्ठा तथा अधिकारों में समान है? तो कौन सा अनुच्छेद बोलता है? संयुक्त राष्ट्र का, भारत का संविधान नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र का संविधान है, वहाँ का अनुच्छेद 1 ये चीज़ बोलता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? तो धनखड़ जी हैं जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दिया है वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है। अभी जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़, मोटे मोटे हैं, अगर आपने फ़ोटो देखा होगा तो, नहीं देखें तो नेट से मंगवा के देख लीजिएगा, याद रह जाएगा। जगदीप धनखड़। 18 नंबर है, संविधान सभा भारत के संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया। कब किया? तो संविधान सभा में जो संविधान है इसको कब अपनाया, ये समझिए, ठीक है। संविधान सभा बनकर तैयार हो गया और उसको अपनाया कब गया? तो संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया कब? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पे क्या बोला गया? अंगीकृत। तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर होगा। ये गलत यहाँ पे दिया है, 26 जनवरी 1949 गलत दिया है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हैं आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान भारत का जो है बनकर रेडी हो गया, और 26 नवंबर, कब? नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए संविधान द्वारा न्यूनतम आयु कितनी की गई है? अगर आप वोट देना चाहते हैं, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचन, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल के होने ही चाहिए, यानी कि एमपी बनने के लिए आपको कितना साल होना चाहिए? एमपी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अगर आप राज्यसभा का एमपी बनना चाहते हैं, ठीक है, राज्यसभा एमपी 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा एमपी और एक राज्यसभा एमपी। अगर आप राज्यसभा के एमपी बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। और मान लीजिए मैं लोकसभा का एमपी बनना चाहता हूँ, एमपी तो बनूंगा लेकिन कहाँ का? लोकसभा का, तो मेरी उम्र वहाँ पे 25 वर्ष से काम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये समझ लीजिए कि लोकसभा का जो एमपी होता है वह मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है, और राज्यसभा का जो होता है वह हाई स्कूल में पढ़ रहा है, ये समझ लीजिए। नहीं तो इसको कॉलेज समझिए, ठीक है, ये इंटर में पढ़ रहा है और ये ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, इस तरह समझ लीजिए। तो लोकसभा छोटा है, राज्यसभा बड़ा है। आगे देखते हैं, 20 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल समुदाय से कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो इनकी संख्या होती है 8, ठीक है। 1 मिनट यार, तो मैंने सर्च किया यार, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था यार, मैंने तो 2 पढ़ा है, यहाँ पे 8 दिखा रहा है, ठीक है। तो पता चला कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन मैं अभी समझा दूंगा, उनकी सदस्य होती है 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 कहाँ से देख लिया था यार, 2 ही तो है। चलिए देखिए, एंग्लो इंडियन क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है वे अंग्रेज, ये क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं। और कौन से अंग्रेज? इंग्लैंड वाले अंग्रेज नहीं,
वे अंग्रेज जो भारत में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, भारत में रहते हैं, ठीक है, वैसे दो अंग्रेजों को यहाँ पे एमपी बनाया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, ठीक है, कितने को, दो को, और इन्हें चुना नहीं जाता है, डायरेक्टली उठा लिया जाता है। राष्ट्रपति वे मत डालते हैं कि हम बनेंगे, जैसे कि ऋषि सुनक बन गए ना ब्रिटेन में, उसी तरह यहाँ पर भी दो एमपी के लिए वोट देते हैं और उनको डायरेक्टली राष्ट्रपति अपने ओर से मनोनीत कर लेता है, अपने मन से ले लेता है दो आदमियों को, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, अंग्रेज होते हैं जो कि भारत में निवास करते हैं, ठीक है। इन्हें दो एमपी को, ऐसे एमपीओ को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो भारत लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार, कुमार लिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये कैंडिडेट मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मीरा कुमार भारत लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं, तो पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा होता है, उसका पदेन सभा होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, ठीक है। लोकसभा के एक अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि अभी ओम बिरला हैं, और इसके उप राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि अभी जगदीप धनखड़ जी हैं भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति, ठीक है। वही उसको संबोधित करेंगे या फिर टीचर की तरह लीड करेंगे। 23 नंबर है, भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 7, ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे लेकिन अब कॉम्बाइन हो गए हैं, ठीक है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव कॉम्बाइन हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, वो अब राज्य हुआ करता था, वह अब केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया है, ठीक है। लद्दाख एक बन गया है, लद्दाख लेह, ठीक है, और एक बन गया है जम्मू। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, देखिए, समानता उपचार के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, यह संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। कौन सा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संघात्मक विशेषता भारतीय संविधान में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोहरा शासन जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, इन जब दोनों मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, ये समझ लीजिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों को जब एक साथ एक हॉल में बैठाया जाएगा तो उसको कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके घर जाके बुलाएंगे, चिट्ठी लिख देंगे, ठीक है, और वे एक साथ बैठ जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग हो चलता है। फिर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनको शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मेन जज होते हैं, वही शपथ दिलाते हैं। अभी कौन है, CS चंद्रचूड़ हैं, ठीक है, CS चंद्रचूड़ है ना, क्या है जी, चंद्रचूड़ है, लेकिन मुझे ये 29 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, किस भाग में किया गया है, ये भाग पूछा गया है। तो भाग 18 में किया गया है, जिसमें आपातकाल है, अनुच्छेद 352,
52, 56 और 60, ये 3 हैं। ठीक है, 3 अनुच्छेद है, 3 आपातकाल है हमारे भारत में। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब आंतरिक उपद्रव के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? तो उस समय थे इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी और पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गया था, चारों तरफ हाहाकार मच गया था यार। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो देखिए, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, मान लीजिए सरकार टूट गया, चारों तरफ लाठीचार्ज हो रहा है, ठीक है, धारा 144 लग गया, जो होता है लाठीचार्ज, ठीक है, और फिर मतलब कि आंदोलन करने हैं रोड पे लोग, तो इस तरह का जब किसी राज्य पे हो जाएगा तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। या फिर किसी भी तरह की संवैधानिक विफलता हो जाए, ठीक है, जो वहाँ पे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ना किया जाए, तो वहाँ पे इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मैंने बताया कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, इमरजेंसी लागू कर हो गया है। ठीक है, अगला है, झारखंड में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभात कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राज्य नहीं है? तो देखिए, पांडिचेरी जो है ये राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह 2 राज्यों में फैला है। ठीक है, यमन और माहे। ठीक है, और कराईकल इनकी राजधानी है। अगर आप मैप देखने सकते हैं तो देख लीजिएगा, खोज के देखिएगा, पूरा परेशान हो जाइएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा कि पांडिचेरी को खोज के देखिएगा मैप में। ठीक है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपको तमिलनाडु और केरल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा और केरल में। क्वेश्चन है, झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में टोटल कितने एमएलए होते हैं? देखिए, झारखंड में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 82 एमएलए हैं, जिसमें से 81 का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पे 82 होनी चाहिए, 82, इसको 1 नंबर पे काट दीजिए। 81 को क्या है, 81 को निर्वाचित है, यानी कि 81 को चुना जाता है और 1 को डायरेक्ट राज्यपाल जो है मनोनीत कर देता है। ठीक है, मनोनीत मतलब कि अपने मन से 1 को ले लिया, और ये मनोनीत किसी भी व्यक्ति को नहीं कि आपको ही ले लिए, चलो यार आपको मंगरा बुधवार को उठा लेते हैं, वैसा नहीं। वैसे व्यक्ति जो किसी महान काम किया हो, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे वह किसी डिफेंस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, अगर महान काम करता है, ठीक है, तो उसको एमएलए का सीट दे दिया जाता है, जिस तरह वहाँ पे एमपी का सीट दे दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार नहीं है? तो देखिए, मानव अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार, यह मानव अधिकार नहीं है जी। आप वोट दीजिए चाहे ना दीजिए, सरकार कह देती है, देना न देना आपकी बात है। नहीं देखते हैं, कोई काम करने जाता है तो उसको वोट कौन उतना जल्दी है कि चलो ना यार वहाँ पे घर जाएंगे वोट देने के लिए, ना, इसी तरह कर देता है। तो ये मानव अधिकार नहीं है। 37 नंबर है, भारत के कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, अभी मैंने नहीं बताया था, 14 साल उम्र था बच्चे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी ने अपने किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया बचपन बचाओ आंदोलन बाल श्रम के लिए। ठीक है, और अभी मैं क्या बता, हाँ, नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, और यह स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, मानव अधिकारों का 3 जनरेशन में वर्गीकृत मुख्यतः स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित जो प्रसिद्ध नारा है वहाँ कहाँ की क्रांति में दिया गया? समानता का, ठीक है, स्वतंत्रता, लिबरलिटी, फर्टिलिटी, और क्या क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश में मुझे याद नहीं है, इक्वलिटी, हाँ, लिबरलिटी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी, ये जो है नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, 1789 हुआ था फ्रांस की क्रांति, याद है, क्लास 9 और 10 का चैप्टर है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ठीक है, एजेंसी है, जो मानव अधिकार के लिए कार्य करता है? किसके लिए कार्य करता है? मानव के अधिकारों के लिए कार्य करता है। तो इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल यह विशेष रूप से बच्चों का जो है और महिलाओं के अधिकारों की बात करता है,
मतलब पुरुष का भी करता है यार, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष रूप से इनका ध्यान होता है कि कहीं पे बच्चों का या फिर महिलाओं का तो शोषण नहीं हो रहा है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकार से संबंधित बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। तो मानव के अधिकार से संबंधित बड़ी चुनौती है लैंगिक भेदभाव, ठीक है। बच्चों के प्रति क्रूरता, जाति भेदभाव, ये सभी भी हैं, लेकिन पूछा गया है संबंधित बड़ी चुनौती, ठीक है। चुनौती अगर पूछा जाता तो उपयुक्त सभी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बड़ी चुनौती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लैंगिक भेदभाव, ठीक है, लिंग के बीच भेदभाव, जो कि आजकल कम होने लगा है धीरे धीरे। आजकल टास्क से एक क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि राज्यसभा का अगर एक बार एमपी कोई बन गया, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, राज्यसभा सदस्य बन गया, एमपी बन गया, तो वह कितने साल तक एमपी बना रहेगा। ये चीज़ का आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में। इससे दो चीज़ की पुष्टि होती है, पहला कि आप आंसर करते हैं तो ये चीज़ तो पक्का है कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, उसके लिए थैंक यू जितने भी लोगों ने एंड तक देखा है। एंड दूसरी चीज़ कि आप आंसर करते हैं, जैसे भी कीजिए, नेट से सर्च करके कीजिए या फिर कीजिए, अंततः आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। एंड कुछ भी क्वेश्चन पेपर आपको देखना हो तो ज्ञान सागर सर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, उस पेपर का नाम, जैसे कि सेक पेपर 3 सॉरी सेमेस्टर 3 सेक पेपर क्वेश्चन आंसर ज्ञान सागर, इस तरह से अगर आप सर्च मारेंगे तो जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी आ जाएंगे। और इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दे ही देता हूँ, ठीक है। और उसके साथ जितने भी वीडियो हैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू बाय, अच्छे से जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, और एग्ज़ाम में हमेशा ब्लैक पेन का ही यूज कीजिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन, ओनली ब्लैक पेन। थैंक यू, बाय।